ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट को समझने से पहले हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में इनका पार्टिसिपेशन देखेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्म होना। क्या होता है रिएक्शन में? रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनता है, तो एक्चुअली कर क्या रहते हैं मॉलिक्यूल, क्या होते हैं ट्रांसफॉर्म हो रहते हैं अदर मॉलिक्यूल्स में, दैट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। तो रिएजेंट्स का इनमें क्या रोल है? तो रिएजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के क्या करते हैं, एक्टिव साइड पे अटैक करके उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट कहलाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे रिएजेंट्स जो सबस्ट्रेट पे अटैक करके क्या करके, जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं उस पे अटैक करते हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। जिससे सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कुछ टाइम के लिए बनता है जिसको हम लोग इंडिपेंडेंटली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी यही अटैकिंग रिएजेंट है जो सबस्ट्रेट से अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है कि रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट हो गई, कई बार मॉलिक्यूल जो होता है वो रीअरेंज करके भी क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मतलब जनरली ये क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में देखने को मिलेंगे कि ये सबस्ट्रेट पर अटैक करके एक तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें इंटरमीडिएट जो होता है वो रिएक्शन के बीच में बनता है। इस टाइम पे इंटरमीडिएट जहां पे बनता है वहां पे रिएक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पीक पे होती है, मैक्सिमम, उसको इंटरमीडिएट कह देते हैं। तो बहुत रेयरली जो होता है इंटरमीडिएट जो होता है वो आइसोलेट हो सकता है, उसके भी हम कंडीशन देखेंगे अभी कब होता है, लेकिन नहीं मिल पाता, जनरली नहीं मिलता क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। तो ये अटैकिंग रिएजेंट जो होता है नेचर के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, फाइल मीन्स द लविंग, इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इस तरह का रिएजेंट जो जहां पे अटैक कर रहा है वहां पे क्या होना चाहिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों से प्यार, ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, यानी ऐसे जगह पे अटैक करेगा ये रिएजेंट के जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो ये दो टाइप के अटैकिंग रिएजेंट जो है हमें पढ़ने हैं, जिनको यूज हम बहुत सारे क्या करेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है, तो ऐसे रिएजेंट तो पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जैसे कि हमने बताया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो अगर हम लोग इनकी खुद की बात करें तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग रहे हैं, यानी इन पे खुद पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी तो ये भागेंगे इलेक्ट्रॉन की साइड को, यानी ये ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। इतनी कम होती है कि कई बार इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी रहता है, यानी पॉजिटिव चार्ज को ये कंटेन करके रखते हैं, यानी इन्होंने एक्चुअली अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए होंगे, खो देने के कारण इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल में होने का मतलब ये है कि जो चार्ज नहीं है इन पे किसी भी तरह का, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पॉजिटिव के अंदर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे H+ है, प्रोटॉन, हेलोजन्स भी होते हैं, ठीक है। कई हेलोजन होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक Cl+, क्लोरोब्रोमो, ठीक है, Br+, I+, ठीक है, मोस्टली यही मिलते हैं। F पे थोड़ा कम चांस होते हैं पॉजिटिव चार्ज आने के, तो ये तीनों मिल सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा NO2+, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, इस पे प्लस यहाँ पे होता है NO+, ठीक है। अच्छा ये जो दोनों हैं ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। एम्बिडेंटेड मतलब क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, अटैक ही किधर से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे। ऐसे NO2 दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कुल मिला के वहां अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। इसी तरह से कार्बन का स्ट्रक्चर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज कार्बोकैटायन, इस तरह से बनाएंगे। कार्बोकैटायन जो होता है वो भी किसके अंदर आता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुए पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के। न्यूट्रल के ध्यान से देखिएगा क्यों ये किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, जैसे BF3 का एग्जांपल है।
अगर हम बोरोन का आउटर मोस्ट देखें सेल इस टाइम पे BF3 केस में, तो इसने कुछ इस तरह से फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये है फ्लोरीन तो खुद तो स्टेबल है, लेकिन बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन के केस में हमें मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कंप्लीटली स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर इसके पास 6 है, तो ये क्या करेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारेगा, वही मारेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है AlCl3, ZnCl2, SO3, ये कुछ एग्जाम्पल है किस चीज के, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रोफाइल। इसमें एक और आता है कार्बीन करके, ठीक है, हमें पढ़ना है तो इसलिए ध्यान देना इस पे, कार्बीन और कार्बोकटायन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये खत्म हुआ इलेक्ट्रोफाइल। हमें इतना ही जानना है कि अटैकिंग रिएजेंट होते हैं उस साइड पर अटैक करेंगे, ज्यादातर कार्बन की हम बात करेंगे, उस कार्बन पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, यानी कार्बन जनरली जहां पे निगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी होने की, वहां अटैक करेंगे। दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव की एग्जाम्पल ये है, न्यूट्रल की एग्जाम्पल ये है। कार्बोकटायन और कार्बीन पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल करेंगे, ठीक है क्या। तो पहला देखते हैं कार्बोकटायन। कार्बोकटायन यानी कार्बन पे कैटायन, ठीक है। तो कार्बन जो होता है 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जनरली। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इस टाइम पे उसके पास केवल कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, 3 होंगे। मान लिया कोई भी ग्रुप है, अभी हमें ग्रुप से मतलब नहीं है, हम लोग कार्बोकटायन की बात कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है कि कार्बन पे क्या पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग अभी देखा है हमने हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, उसी में तो कैटायन बनता है। यानी कार्बन पे पहले कोई ऐसा ग्रुप था होगा लाइक क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे Cl की तरफ और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकटायन, ठीक है, Cl माइनस बनेगा। इस टाइम पे कार्बन जो है उसके पास 4 ऑर्बिटल है, तो 4 ऑर्बिटल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कोई भी नॉन बॉन्डिंग नहीं है, तो 4 ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन आता है हमारा sp3, यानी इस टाइम पे जो कार्बन का ये कंपाउंड है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ये है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसके पास 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये है नॉन बॉन्डिंग, बट ये एम्प्टी है, तो हम लोग इसको गिनेंगे नहीं, तो हमारे पास 3 है, 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है किसका, कार्बोकटायन का, ये चीज याद रखनी है। और जो ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है इस साइड को और इस साइड को लगा होता है, यानी जो हमारे पास नया बॉन्ड आएगा या तो आइदर इस साइड से आएगा या इस साइड से आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो कार्बोकटायन केवल तब फॉर्म होता है जब कार्बन का बॉन्ड हेटेरोलाइटिकली टूटे, वो भी तब जब कार्बन से क्या हो, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका खुद से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या हो, जुड़ा हो। तो ये स्टेबल तो होगा नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि प्रोडक्ट बन गया हमारा, इसके बाद रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि चार्ज है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये इंटरमीडिएट कहलाता है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में अभी मैंने बात की थी कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो क्या होते हैं, काइंड ऑफ अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन कई जगह पे हमें ये देखने को मिलेगा कि कार्बोकटायन जो होता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, ठीक है, ये जो जिस तरह के उस पर ग्रुप लगे हुए हैं, किस तरह का हमने उसको मीडियम दिया हुआ है, उस टाइप के रीजंस के कारण, मतलब खुद के कारण नहीं, उस पर किस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं और किस तरह का मीडियम है, उनके कारण जो कार्बोकटायन होता है वो स्टेबिलिटी शो करता है, और स्टेबल होगा तो हम लोग उसको एक्चुअली आइसोलेट कर सकते हैं। और वहीं से कार्बोकटायन की स्टडी हुई है कि कुछ ऐसे रिएक्शन थे जहाँ पे कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट मिल रहा है और उसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबे टाइम तक की मिल रही है, तो उसको हम लोग आइसोलेट करके हम उसकी स्टडी कर चुके हैं। तो हमें फिलहाल तो ये देखना है कि कब कार्बोकटायन जो होगा वो स्टेबल होगा, यानी किन किन फैक्टर्स के कारण। तो उस फैक्टर्स के पहला नाम है वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बन की इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, तो अगर हम उस पर कुछ इस तरह के ग्रुप लगाएं
जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर की जो अनस्टेबिलिटी वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर आता है तो एल्काइल ग्रुप्स, जिसको हम लोग आर करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से OH ग्रुप, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं। OR ग्रुप, दैट इज एल्कोक्सी आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। इस तरह के जो ग्रुप हैं जो जिनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इस तरह के ग्रुप जो होते हैं कार्बन के चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक तरह से उसको स्टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो इसी पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास 3 टाइप के कार्बोकैटायन है, 3 टाइप के, हम लोग एल्काइल ग्रुप पे बेस कर रहे हैं। आर मतलब क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मीन्स क्या होता है, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। इस तरह के 3 ग्रुप हैं। तो ये ग्रुप अगर हमने कार्बन पे लगा दिए तो हम लोग 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं इसको, इस कार्बोकैटायन को। केवल अगर एक आर ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को मैं लिख देती हूँ CC, ठीक है। प्राइमरी कार्बोकैटायन, अगर इस पे 2 एल्काइल ग्रुप है तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन CC, ठीक है। ऐसे ही ये कहलाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी पूछूं, कौन सा कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट सबसे लंबे टाइम तक हमें मिल सकता है रिएक्शन की, या हम लोग सिंपल स्टेबिलिटी बोल देते हैं इस चीज को, कि कौन सा स्टेबल है, तो कौन होगा, कौन होगा, तो कार्बन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, यानी जहां पे सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, क्या कह सकते हैं, जहां पे नंबर ऑफ रिलीजिंग ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे वहां पे कार्बन का जो चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी वो कंपैरेटिवली और से स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए टर्शियरी जो कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो था पहला फैक्टर जो क्या करता है, किसी भी कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। दूसरा फैक्टर का नाम है रेजोनेंस, ठीक है, जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ किसमें चला जाएगा, डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा, वहां पे वो स्टेबल हो जाता है। तो इसके 2 एग्जांपल है हमारे पास। पहला है एलाइनिक कार्बोकैटायन, एलाइनिक कार्बोकैटायन। तो ये एलाइनिक होता क्या है, एलाइनिक जो होता है इसमें ये इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तभी तो इसको पॉजिटिव चार्ज आया, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। ये होता है बीटा। जब बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हो तो उसको एलाइनिक कंपाउंड्स कह देते हैं, ठीक है, एलाइनिक कंपाउंड कह देंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे एलाइनिक कार्बोकैटायन कहेंगे। तो ये स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, तो हमने उसमें बात की थी, ये स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने भी थोड़ी देर पहले। ये साइक्लो प्रोपिनियम का क्या कैटायन है, तो इसमें ये बॉन्ड मूव कर रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है। वैसे सेम यहाँ पे भी है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है इसका। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कंपाउंड या आयन उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, जितने ज्यादा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी है, तो होगा क्या, ये कार्बन अभी पॉजिटिव है, अभी हो जाएगा, तो कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, जिसके कारण एक ही कार्बन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रह जाएगा, इसलिए ये स्टेबल होता है। ऐसे इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। कुछ इस तरह से होता है, इसमें बेंजीन रिंग है, इस पे CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 किसमें, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ये यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, और इसके अदर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पर हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है उस पर 2 फैक्टर काम कर रहे हैं एक्चुअली। एक ग्रुप कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और दूसरा कौन सा कर रहा है, रेजोनेंस, ठीक है। ये 2 फैक्टर होते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैटायन के फॉर्म में होता है उसको स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस रेजोनेंस, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास कंपेयरिंग क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास एक बेंजाइलिक ग्रुप दे दिया और एक टर्शियरी दे दिया, कौन स्टेबल है,
तो हमेशा याद रखना रेजोनेंस जो होता है वो डोमिनेट करता है किस पे, इस ग्रुप पे। ये ज्यादा बड़ा फैक्टर है, ठीक है, किसी कंपेयर में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कि थोड़ा बहुत इन्होंने इलेक्ट्रॉन देके इसको फैक्टर के कम कर दिया, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज ही मूव कर जा रहा है, यानी कार्बन कभी ये कार्बन डेफिशिएंट है, कभी ये मिलवाल्ट के दर्द कम हो जाता है, सेम थिंग फाइन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्लियर हो गया। तो ये खत्म हुआ कार्बोकैटायन। ध्यान ये रखना है कि sp3 ये टेट्राहेड्रल है, ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और थोड़ा सा ये क्योंकि कंपेयरिंग क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग कार्बीन्स। कार्बन है कार्बीन, ठीक है। कार्बीन जो होते हैं अगर हम उनको देखें तो दिखते कुछ इस तरह से हैं। क्या लगता है इसमें क्या हुआ होगा, और है क्या ये एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, यानी इन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखे हैं, जबकि दो कोवलेंट बॉन्ड है। तो क्या ये पहले से ऐसा एग्जिस्ट करता होगा, नहीं, किसी रीजन से बना होगा। तो इन जनरल जब कार्बन जो होता है वो रिएक्शन कर चुका होता है तो चार बॉन्ड के साथ यहाँ पे कोई ग्रुप लगे होंगे, तो ये कार्बन कोई कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम इसमें दो बॉन्ड पे अगर हम इसको होमोलाइटिकली डिवाइड कर दें तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके सामने ग्रुप होगा, लाइक मैंने इसको R और R स्टार मान लिया, ठीक है। तो होगा क्या, कार्बन पे यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। साथ में क्या बन जाएंगे, दो R ग्रुप आए, तो मान लिया इस R ने इस R से रिएक्शन कर दिया, हमारे पास R बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये तो हम लोग सपोज करेंगे इस तरह का कुछ रिजल्ट आया होगा, पर हमें मतलब इससे, तो ये है क्या, एक कोई कार्बन स्पीसीज है जिसमें इस टाइम पे 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4 5 है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो क्या ये स्टेबल है, नहीं, ये भी आगे रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, खुद को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन अभी इसको हम कार्बन नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कोई था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका फॉर्मेशन समझते हैं पहले। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp3 के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे कार्बन के, वो आपस में ओवरलैप करके क्या करेंगे, सिमिलर एनर्जी के 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन 4 आ रहा है ना, 4 ऑर्बिटल्स का आ रहा है, तो एक s होगा, 3 p होंगे, आपस में ओवरलैप करके क्या कर रहा होगा, इन्होंने सिमिलर एनर्जी के 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें कार्बन के पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, और जो 4 ग्रुप आए होंगे उन्होंने अपने क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फिल किए होंगे, इस तरह से बॉन्डिंग हुई होगी। ये तो बात हुई इसकी sp3 की। अब इसने दो बॉन्ड टूट रहे हैं, दो ये ग्रुप हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, यानी इस टाइम पे यहाँ ये कंडीशन मिल रही होगी, ये इसकी कंडीशन है इस टाइम पे, 6 इलेक्ट्रॉन मिली हो, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल होता है जब दो ऑर्बिटल हैं वो सिंगली पेयर्ड कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ सिमिलर एनर्जी के हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यानी एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि एक्चुअली ये दोनों ऑर्बिटल एक साथ चले गए हो, क्योंकि सारे ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी की डिजेनरेट कंडीशन में है, ये कंडीशन, ठीक है। तो जब दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट जो होता है ये स्पिन मल्टीप्लिकेशन से आता है, ठीक है, और इसको बोल देते हैं सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन की कंडीशन इस तरह से हुई कि जो दो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने आपस में अपने को पेयर कर दिया है, इसको हम लोग कार्बीन कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसको कह देते हैं मिथाइलिन, या जो भी इसका नाम होगा। मिथाइलिन तब होगा जब हम इसको हाइड्रोजन मान रहे हैं इस टाइम, ठीक है। मिथाइलिन बाई रेडिकल कह देते हैं, क्योंकि दो अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे समझना है कि कार्बीन किस तरह से इससे अलग है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं पहले ऊपर का, क्योंकि ये हमारे यूज का नहीं है, कार्बीन को समझना है हमें, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर हम कार्बीन को देखें तो इसमें हम कह ये रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल थे कार्बन के अराउंड, जहां पे जो सारे चारों सिमिलर एनर्जी के थे।
यानी यहाँ जो दो बॉन्ड है वो तो है, प्लस जो एक ऑर्बिटल इधर को होगा और एक ऑर्बिटल इधर को होगा, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है। और ये क्या है, खाली पड़ा हुआ है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कर देते हैं, सिंगल स्टेट, या जिसको हम स्ट्रक्चर को कार्बीन कह रहे हैं। तो अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें इस टाइम पे तो क्या आएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। इसका बैक साइड भी होता है पर हमें उससे मतलब नहीं है। तो इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो दो तो बॉन्डिंग है, इस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है, मतलब इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा है, तो इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। पर नॉन बॉन्डिंग भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे पास कितने हो रहे हैं, एक, दो, और इन दोनों के बदले एक, तो तीन, तीन आ रहा है। तो तीन में क्या आता है, sp2, यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। और स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, sp2 में क्या होता है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है प्लेनर, ठीक है। तो कार्बीन जो होता है वो सिंगल स्टेट कंडीशन होती है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है। अगर हम इसकी बात करें ट्रिपलेट स्टेट की, मिथाइलिन बाइरेडिकल की, तो यहाँ पे अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो ये भी ऐसे आएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ठीक है। और इसकी बात करें अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ये है दो बॉन्डिंग और ये है नॉन बॉन्डिंग, लेकिन नॉन बॉन्डिंग केवल तब पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जब वो पेयर्ड हो। ये भी अनपेयर, ये भी, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल ये दोनों करेंगे। तो दो आ रहा है, दो में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp, यानी ये स्ट्रक्चर एक्चुअली लीनियर है और ये क्या है, प्लेनर है। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि कार्बन कौन सा होगा। और ये बहुत ही ट्रांजिशन टाइम के लिए बनता है। तो हमारे पास ज्यादातर जब भी होमोलाइटिक फिशन से दो बॉन्ड टूटते हैं कार्बन के अराउंड, तो कार्बन का फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, किससे, ट्रिपलेट स्टेट से। लेकिन पढ़ना ही भी जरूरी है क्योंकि बनती तो ये भी है, इनको थोड़ी भूलना है, ठीक है। तो मिथाइलिन बायरेडिकल बनता है, ट्रिपलेट स्टेट होती है, लीनियर इसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर जो बहुत कम टाइम के लिए बनता है। ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाता होगा, लेकिन ये क्या है, सिंगल स्टेट कार्बन प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसका। इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह से, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह का, इसका स्ट्रक्चर जबकि कैसा होगा, कुछ इस तरह से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए कुछ इस तरह का, 180 डिग्री का एंगल, यहाँ 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये तो था कार्बन। कार्बन भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी अगर हम लोग इसको स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कार्बन की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ग्रुप उससे जोड़ने पड़ेंगे कार्बन से, क्योंकि दो ग्रुप तो खुला है उसके पास। तो दोनों ग्रुप ऐसे होने चाहिए जो उसको क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर इस तरह के होंगे तो वो तो उसको खा जाएंगे एक तरह से, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये था कार्बन। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल देख लिया, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। इसका जस्ट क्या होगा, ऑपोजिट नेचर में। न्यूक्लियोफाइल मीन्स होगा न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल भी एक तरह के क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, AR रहमान नहीं, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। ऐसे अटैकिंग रिएजेंट जो हमेशा वहां अटैक करेंगे, कंपाउंड के उस साइड पर अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, इनको न्यूक्लियस चाहिए। अब न्यूक्लियस का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन पे जाके अटैक करेंगे, अटैक तो बाहर ही होगा इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन वहां जहां पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कम से कम होगी। या हम कहेंगे कि उस तरह के कंपाउंड, लाइक कोई कार्बन कंपाउंड जिसपे कुछ इस तरह का ग्रुप जुड़ा हो कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही क्या हो, कम हो, जैसे एक्स है, हेलोजेंस है, तो ये टूट रहा है, तो ये कार्बन बहुत ही अच्छा है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, क्योंकि इस विचार पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यही तो न्यूक्लियोफाइल को चाहिए। यानी इस तरह के रिएक्शन में जहां पे कार्बन पे क्या आ रहा हो, पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, वो साइड जो होती है परफेक्ट होती है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम न्यूक्लियोफाइल का नेचर समझे, तो न्यूक्लियोफाइल वो रिएजेंट होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है ना, तभी तो उधर अटैक कर रहे होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल कौन से हुए, जिनपे या तो पहले से इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, किसी के इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, यानी जिनपे क्या है, निगेटिव चार्ज है, यानी इसके अंदर आते हैं निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, या न्यूट्रल, क्योंकि कुछ छुपे स्तंभ में होते हैं, हमें नहीं पता है कि उसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली
ये नहीं होता है। जिनके पास क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करे होते हैं, उनके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो पहले निगेटिव के अंदर देखते हैं, तो वही हेलोजन, लेकिन अब क्या चार्ज है उनपे, निगेटिव चार्ज है, लाइक Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, इस तरह के। या जो हो सकते हैं लाइक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, साइनो। इसमें ये जो होता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, सी से भी कर सकता है, एन से भी अटैक कर सकता है, वो डिपेंड करता है निगेटिव चार्ज पे। इस तरह के कुछ ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा कार्बन पे भी कई बार क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, किसकी तरह बिहेव करेगा, निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूट्रल के अंदर कौन आते हैं, क्या बोला मैंने, उनके पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा लोन पेयर होना चाहिए। तो इसके अंदर आता है अमोनिया, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। वाटर, इनके पास तो दो हैं, ठीक है। इस तरह से SF6, ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इस तरह के कई और मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस तरह के कंपाउंड देखें ना, तो ये वो है जो एक्सेप्शन में आते थे किसके, ऑक्टेट रूल के, जिनके पास 8 से ज्यादा क्या होता है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के। और इसके अलावा जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के अंदर आएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है उस पोजीशन पर अटैक करने की जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, कम से कम हो। और दो टाइप के हो सकते हैं, निगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। इसमें हमें और क्या पढ़ना है, ये पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि कार्बन आयन, कार्बन पे एनाइन, दैट इज कार्बन आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग इसको रिएक्शन के बीच में भी देखेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देखते हैं जरा, एक ही न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे हम, दैट इज कार्बन आयन। तो कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन पे NiON है, ठीक है, NiON, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, बाकी 3 बॉन्ड होंगे। तो ऐसा कब होगा कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाए, ये भी हेटेरोडाइटिक बॉन्ड फिशन का ही कहीं ना कहीं रिजल्ट होगा, ठीक है। और इस बात पर ऐसा होगा कि जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो किधर की तरफ टूट रहा हो, कार्बन की तरफ, यानी कार्बन पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बहुत ही कम हो। तो इसके अंदर ये तो हाइड्रोजन आता है, और इवन हाइड्रोजन भी लगभग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है। तो इसमें कार्बन पे अगर कोई ऐसे ग्रुप लगे हो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, लाइक दिस, उस केस में कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। या फिर यहाँ पे कोई मेटल जुड़ा हो, ठीक है, जैसे Na, MgBr, इस तरह के ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड अगर आपने सुनेंगे तो वो सारे इसी के अंदर आते हैं। वो इस तरह से टूटते हैं कि जिनमें इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बन आयन होता है, ठीक है। क्योंकि जो मेटल होता है उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो देंगे तो कहाँ की तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे जब वो हेटेरोडाइटिकली डिवाइड हो रहे होंगे, ब्रेक हो रहा होगा उनका बॉन्ड हेटेरोडाइटिकली, तो हमारे पास कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन आयन जो होगा एज एन इंटरमीडिएट होता है। सेम बात हम यहाँ पे बोलेंगे उसी में कि ये इंटरमीडिएट है, इसका लाइफ पीरियड जो होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि अनस्टेबल होता है। ये चाहेगा कि इसका इस पे ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसके लिए भी हम कुछ कंडीशन देखेंगे कि किस केस में ये स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बन आयन है वो कुछ कंडीशन में स्टेबल होगा, यानी थोड़ा लंबे टाइम तक जिएगा। तो कौन सी कंडीशन है वो जहां पे स्टेबल होता है, ठीक है। तो कार्बन आयन है कि इसका न्यूट्रल चार्ज जो है वो खत्म हो जाए, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए, तो कुछ ऐसे ग्रुप अगर इस पे जुड़े हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, अपनी साइड को खींच रहे हो, तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो एक्चुअली इसको स्टेबलाइज करते हैं। जिसमें सबसे पहले तो आते हैं हेलोजेंस, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो पहला जो फैक्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये वो ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा जो होते हैं कोई बड़े बड़े ग्रुप भी होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप हो गए जो, जैसे जिनमें भी ये C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है ना, लाइक कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर वगैरह, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के अंदर आते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है CO, एल्डिहाइड पे आता है इसी के अंदर, ठीक है।
तो इस तरह के ग्रुप एक भी काफी होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाता है ना, तो इस केस में इसको आना पड़ता है क्या करने के लिए, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसी में वो सेम क्वेश्चन लेके आते हैं जब हमने बात की थी किसकी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन की, तो ऐसी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोएनायन में मिलता है। आर ग्रुप यहाँ पे भी एल्काइल की तरह हम लोग इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन है, दिस इज प्राइमरी कार्बोएनायन, कार्बोएनायन, ये इसको हम सी ए कहेंगे, वो सी था, ठीक है, सी ए कार्बोएनायन। ऐसे ये हो गया आर, आर और एच मे बी सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो हम लोग केवल फैक्टर्स देख रहे हैं उसके। ऐसे अगर तीनों के तीनों है, दैट इज ये है सेकेंडरी सी ए और ये है टर्शियरी सी ए, सी यानी कार्बोएनायन। अगर मैं स्टेबिलिटी पूछूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, क्या लगता है, तो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। एक तो इसके पास पहले से इतने इलेक्ट्रॉन, ऊपर से हमने ऐसे ग्रुप लगा दिए जो उस पर और डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा वल्नरेबल होगा रिएक्टिंग के लिए, रिएक्शन के लिए, मतलब बहुत तेज से रिएक्शन करने जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऐसा जहां पे सबसे कम हो, जहां पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रखे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमेशा स्टेबिलिटी इस ऑर्डर पे होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें पहले से ज्यादा है, इन तीनों के कारण और बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा रिएक्शन की तरफ जाएगा, यानी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ये ध्यान रखना, जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी कंपाउंड आयन की रिएक्टिविटी होती है वो स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम उसकी रिएक्टिविटी। तो क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज का जो निगेटिव चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है उस पे, कार्बन पे, क्योंकि ये और दे रहा है उसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये बहुत ही वल्नरेबल होगा, ये रिएक्शन कर जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है और रिएक्टिविटी का इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। दूसरा जैसे हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे, तो रेजोनेंस को स्टेबलाइज, रेजोनेंस के थ्रू ही निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर है जैसे वही बेंजालिक, लेकिन ये क्या है, एनायन है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, स्टेबलाइज होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, इस बॉन्ड की तरफ आ रहा है, तो ये कार्बन पे यहाँ पे अगर हम लोग इस बॉन्ड को हटाएंगे नहीं तो 5 बॉन्ड आएंगे, तो उसको करने के लिए यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, दैट इज बेंजाइलिक कार्बोएनायन, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस तरह से ये पूरा फ्लो होते रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बोएनायन को भी रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और ऐसे एलाइलिक में भी होगा, एलाइलिक में भी रेजोनेटिंग वो इलेक्ट्रॉन जो सकता है वो पाई बॉन्ड के साथ मूव कर सकता है, तो वहां पे भी डिलोकलाइजेशन होगा, तो उसके कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन का दर्द कम कर देगा वो, क्योंकि अभी इस पे पहले इस पे था, अब इस पे चला गया, बांट रहे हैं वो चीजें। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये कार्बन आयन खत्म होता है यहाँ पे अटेनिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कुल मिला के रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है।